Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College Kota. Today we discuss about carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के जो फूड हम लेते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। डाइजेशन के दौरान इनका जल अपघटन होता है और ग्लूकोज फ्रक्टोज के रूप में ये रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जहां इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा जब कार्बोहाइड्रेट का, तो क्या बनता है CO2 और वाटर बनते हैं। और इस प्रोसेस में क्या निकलती है, बहुत सारी एनर्जी मुक्त होती है जो कि जीव के विभिन्न कार्यों को करने में प्रयुक्त होती है। ये पेड़ पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो हमारे हरे रंग के पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल है उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 व पत्तियों में विद्यमान वाटर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या मुक्त होती है उससे ऑक्सीजन। जीव कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण होता है वह प्रकाश संश्लेषण के बिल्कुल विपरीत क्रिया है, और कोशिकाओं में इनके ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह वही ऊर्जा है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होती है। इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों पड़ा? क्योंकि इस श्रेणी के समस्त यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है CxH2O अर्थात कार्बन के हाइड्रेट था। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 का सूत्र C6H2O6। इसी प्रकार से सुक्रोज का क्या होता है C12H22O11 का क्या हो जाएगा C12H2O11 लिखा जा सकता है। लेकिन बाद में कार्बोहाइड्रेट जो ज्ञात हुई जिनका सामान्य सूत्र CxH2O के अनुरूप नहीं था। जैसे 2-डीऑक्सीराइबोस का सूत्र क्या होता है C5H10O4। इसके विपरीत कई ऐसे भी यौगिक हैं जिनका सूत्र किसके अनुरूप होता है CxH2O, लेकिन वो सब क्या है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, इसका भी क्या हो जाएगा CH2O। एसिटिक एसिड CH3COH को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम C2H2O2। इसके उपरांत भी इनके ऐतिहासिक महत्व के कारण इन यौगिकों का प्रचलित नाम कार्बोहाइड्रेट ही बनाए रखा। वर्तमान में हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दे सकते हैं कि समस्त कार्बोहाइड्रेट या तो स्वयं क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, अथवा ये हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और जबकि फ्रक्टोज क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है, जबकि स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है ग्लूकोज। तो इस प्रकार से ये सब क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक। कार्बोहाइड्रेट का जो हम लैब में भी देखते हैं कि किस प्रकार से इसका टेस्ट किया जा सकता है। तो समस्त जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा टेस्ट देते हैं मोलिस टेस्ट देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पदार्थ के जलीय विलयन को एक परखलनी में लेकर उसमें क्या डाल देते हैं 1 से 2 ml मोलिस अभिकर्मक डालकर अच्छी तरह हिला देते हैं। मोलिस रिएजेंट क्या होता है अल्फा नेफ्थोल का 90% एल्कोहली सॉल्यूशन, अर्थात हम क्या लेंगे 10 ग्राम तो जैसे अल्फा नेफ्थोल और 90% क्या ले देंगे उसमें परिशोधित स्पिरिट मिलाकर उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। वो क्या कहलाता है मोलिस रिएजेंट। तो मोलिस रिएजेंट डालकर अच्छी तरह हिलाते हैं, फिर परख नली के सहारे धीरे धीरे क्या डालते हैं कंसंट्रेट H2SO4। भारी होने के कारण परख नली के पैंदे में तो यह एकत्रित हो जाता है, जिससे परख नली में 2 द्रवों की सतह या लेयर बन जाती है, और दोनों सतहों के जो संधि बिंदु है उस पर लाल बैंगनी रंग की एक वलय या रिंग बन जाती है। तो ये क्या कहलाता है मोलिस टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण एवं नामकरण। कार्बोहाइड्रेटों के उसके स्वाद के अनुसार हम इसको 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला शुगर
या शर्करा और दूसरी अशर्करा या बहु शर्करा, जिसे हम नॉन शुगर या पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे शुगर्स। ये कैसे होते हैं? ये सफ़ेद क्रिस्टलीय होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। इनको भी हम फिर दो समूह में बांट सकते हैं, मोनोसैकेराइड और दूसरा क्या है? ओलिगोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? इन्हें हम सरल शर्करा भी कह सकते हैं क्योंकि इनके जल अपघटन नहीं होता। ये स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं। समस्त सरल कार्बोहाइड्रेटों के नाम के अंत में क्या लगा रहता है? ओस। अतः यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड वाले को एल्डोस। और यदि कीटोनिक समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? कीटोस। अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को ग्रीक पूर्व लग्न देकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि 6 कार्बन परमाणु वाले एल्डोस को हम क्या कहेंगे? एल्डोहेक्सोस। और 5 कार्बन परमाणु वाले कीटोस को हम क्या कहते हैं? कीटोपेंटोस। सेकेंड हम देखेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के जल अपघटन पर क्या होता है? 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड ये दे सकते हैं। ग्रीक भाषा में ओलिगोस का अर्थ होता है फ्यू, अर्थात इन यौगिकों में मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। इस निश्चित संख्या के आधार पर इन यौगिकों का वर्गीकरण कई समूह में हम कर सकते हैं। जैसे 2 सैकेराइड इकाइयों वाले यौगिकों को हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज व फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोज किसका होता है? ग्लूकोज व गैलेक्टोज का डाइसैकेराइड होता है। इसी प्रकार 3 सैकेराइड वाले यौगिकों को हम क्या कहेंगे? ट्राइसैकेराइड। उदाहरण के लिए इसका क्या एग्जाम्पल है? रैफिनोज। वो किसका है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का एक ट्राइसैकेराइड है। इसी प्रकार से टेट्रा, पेंटा सैकेराइड आदि हो के मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर हम इनका नाम देते हैं। सेकंड हम देखेंगे अशर्करा, बहुशर्करा या पॉलीसैकेराइड। ये पदार्थ सामान्यतः कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं अथवा अल्प विलेय व स्वादहीन होते हैं। ये जल अपघटन पर बहुत बड़ी संख्या में क्या बनाते हैं? मोनोसैकेराइड। इनके अणु भारों के मान अधिक व निश्चित होते हैं, इसीलिए इनके अणु में स्थित मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। प्रकृति में पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या है? C6H10O5 का होल एन, अर्थात स्टार्च व सेलुलोज। संक्षेप में कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को हम निम्न चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट शर्करा और अशर्करा में विभाजित की जाती है। शर्करा कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है, मीठी होती है और जल में घुलनशील होती है। इसको फिर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, मोनोसैकेराइड और दूसरा क्या है? ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड भी कितने प्रकार का होता है? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। ट्रायोज में का एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड। टेट्रोज का क्या एग्जाम्पल है? थ्रियोज। पेंटोज का क्या है? राइबोस। और हेक्सोज के फिर 2 भागों में विभाजित होता है, एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का क्या एग्जाम्पल है? जिसमें कि एल्डिहाइड समूह है ग्लूकोज। और कीटोहेक्सोज का क्या एग्जाम्पल है? फ्रक्टोज, जिसमें कि कीटोनिक समूह उपस्थित है। और इसी प्रकार से ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड का क्या एग्जाम्पल है? सुक्रोज और माल्टोज। ट्राइसैकेराइड का क्या एग्जाम्पल है? रैफिनोज। अशर्करा या पॉलीसैकेराइड कैसी होती है? अक्रिस्टलीय होती है, स्वादहीन, जल में अविलेय या अल्पविलेय, जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण किया गया। अब हम मोनोसैकेराइड एवं डाइसैकेराइड का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसैकेराइड। तो ये कैसी हैं? ये सरल शर्करा हैं और इनका जल अपघटन नहीं होता है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एल्डोस। तो इनका कार्बोनिल समूह कौन सा होता है? एल्डिहाइड प्रकृति का होता है, अर्थात ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। अणु में विद्यमान कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें हम ट्रायोस, टेट्रोस आदि भी कहा जाता है। जैसे इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं तो ये क्या हो गया? एल्डोट्रायोज। यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु हैं? 4, तो ये क्या हो गया? एल्डोटेट्रोस। यहाँ कितने कार्बन परमाणु हैं? 5, 1
3 4 और 1 5, तो एल्डोपेंटोज। यहाँ कितने कार्बन परमाणु हैं? 6, 1 + 4 + 1, तो एल्डोहेक्सेन। दूसरी क्या होती है? कीटोज। इनमें कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है? कीटोनिक, अर्थात ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। एल्डोज की भांति कीटोज भी कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कीटोट्राइज और या कीटोटेट्रोस आदि कहे जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कुछ मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रोज या ग्रेप शुगर अथवा ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि यह पके अंगूरों तथा मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। यह मीठे फलों, शहद तथा डायबिटीज के रोगियों के मूत्र में भी पाया जाता है। प्रयोगशाला में इसे शक्कर या सुक्रोज के अपघटन से बनाया जा सकता है। सुक्रोज है C12H22O11 प्लस वाटर, अर्थात इसका जल अपघटन करवाएं HCl की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होते हैं हमें? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दूसरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की तुलना में कम विलयशील होने के कारण यह ठंडा करने पर विलयन से पृथक हो जाता है। इसका औद्योगिक उत्पादन स्टार्च से किया जा सकते हैं। स्टार्च C6H10O5 होल N NH2O लेंगे, तनु H2SO4 की प्रेजेंस में 120 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, तो क्या प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल हमें स्टार्च की सहायता से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका औद्योगिक उत्पादन करते हैं। फ्रक्टोज मीठे फलों के रसों में पाया जाता है, अतः इसे हम फल शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज के साथ ये शहद में पाया जाता है और संयुक्त शर्करा अवस्था में शक्कर या सुक्रोज इनुलिन में भी यह पाया जाता है। यह कैसा होता है? यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि अपघटन के साथ 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। यह स्वाद में बहुत मीठा, जल में अत्यंत घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। डहेलिया की जड़ों से प्राप्त इनुलिन का जल अपघटन करके इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। फ्रक्टोज की मिठास शर्कराओं में सर्वाधिक होती है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, जिसमें कि एक तो एल्डिहाइड समूह होता है और 5 कौन से समूह होते हैं? हाइड्रोक्सी समूह। एल्डिहाइड्रिक समूह के कारण ये HCN के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन, और रिडक्शन होकर इस किसमें कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में? N-हेक्से। वह ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल व सैकेरिक अम्ल बनाता है। 5 हाइड्रोक्सी समूह के कारण ये पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न भी बनाता है। तो इसको हम निम्न चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। ये क्या है? ग्लूकोज CHO CHOH होल 4 और CH2OH। इसको यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करवाएं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइनोहाइड्रेट। फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है ये OH और CN में। यदि हम इसका अपचयन करवाएं तो किस में कन्वर्ट होता है? पहले सॉर्बिटॉल CH2OH। फिर इसका यदि हम लाल फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में क्रिया करवाएं तो सबका क्या हो जाता है? रिडक्शन, और हमें क्या प्राप्त होती है? N-हेक्सेन। यदि हम ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होता है? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। इसी प्रकार से ब्रोमीन और H2O के साथ यदि इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए तो क्या प्राप्त होता है? हमें ग्लूकोनिक अम्ल। और ग्लूकोनिक अम्ल का यदि हम और अधिक ऑक्सीकरण करवाएं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये सैकेरिक अम्ल, जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो कार्बन है वो एसिडिक समूह में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें एक तो एल्डिहाइड समूह होते हैं और 5 OH समूह इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ग्लूकोज के विपरीत फ्रक्टोज कैसी है? कीटोहेक्सोज है, जिसमें द्वितीय कार्बन परमाणु पर एक कीटोनिक समूह है, जबकि शेष 5 कार्बन परमाणु पर कौन से समूह उपस्थित है? हाइड्रोक्सी। अतः ग्लूकोज व फ्रक्टोज की संरचना में केवल प्रथम 2 कार्बन परमाणु की संरचना का अंतर है। इस कारण ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों यौगिक फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? एक ओसाजोन। ग्लूकोज है ये फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके ओसाजोन। इसी प्रकार से फ्रक्टोज भी फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके ओसाजोन का निर्माण करता है। अब किस प्रकार से होता है उसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। ग्लूकोज
फेनिल हाइड्रोजन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया देता है, जिसमें कि ग्लूकोज का एक अणु फेनिल हाइड्रोजन के कितने अणु, 3 अणु के साथ मिलकर ग्लूकासोजोन का निर्माण करता है। पहले ये माना जाता है कि यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है, जो कि सही नहीं है। कैसे माना जाता था पहले? ये ग्लूकोज के फर्स्ट और सेकंड नंबर का कार्बन परमाणु है और लास्ट के जो 4 कार्बन है उसको हम R से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसकी जब हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो यहाँ से एक वाटर मोलिक्यूल निकल जाता है और ये CH डबल बॉन्ड NH C6H5 फिर वापस से दूसरे फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है तो NHC और C6 एनिलीन का यहाँ से रिमूव हो जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोनिक समूह। फिर ये एक फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर ये ओसाजोन का निर्माण कर लेता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है, जिससे कि एक CHOS समूह कीटोनिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि फेनिल हाइड्रोजन एक तीव्र अपचायक है जो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार नहीं कर सकता। तो इसकी फिर मैकेनिज्म जो ये है वो सही नहीं मान सकते। तो इसके लिए वैगेंड ने इसके लिए एक निम्न क्रियाविधि सुझाई, जिसका कि बाद में सेमयाकिन द्वारा समर्थन किया गया। किस प्रकार से होती है अभिक्रिया कि जो ग्लूकोज है फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सबसे पहले यहाँ से O और यहाँ से H और एक यहाँ से H निकल के वाटर मोलिक्यूल निकालता है। यहाँ क्या जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड NH C6H5। फिर क्या होता है, जो सेकंड नंबर का कार्बन है ये वाला H वाला टूटता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, एक H। तो इस प्रकार से CH और इधर भी H जुड़ जाता है। और किस प्रकार से होता है इसमें कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये चारों तरफ बॉन्ड का शिफ्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से C6H5 और NH2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, HC डबल बॉन्ड NH और ये कीटोनिक। फिर फेनिल हाइड्रोजन की एक से क्रिया करेगी तो सेम यहाँ से H2 निकल जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। फिर एक फेनिल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की क्रिया होगी और यहाँ से क्या निकलेगा, एक NH3। तो इस प्रकार से ओसाजोन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में अणु का अगला CHO समूह भाग नहीं ले पाता, क्योंकि ओसाजोन की संरचना में कीलेशन अर्थात हाइड्रोजन बंध द्वारा चक्रीय संरचनाओं में परिवर्तन के कारण ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। किस प्रकार से, ये CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और CR डबल बॉन्ड NH6। तो यहाँ N और H के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कारण से ये आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और कार्बन परमाणु से। ग्लूकोज व फ्रक्टोज एक ही प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं जो नारंगी रंग के क्रिस्टलीय ठोस यौगिक के रूप में होता है और उसका गलनांक कितना होता है, 206 सेंटीग्रेड। अब हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।